भारत इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर्स, फिर भी एक देश के तौर पर कैसे काम करता है? कभी सोचा है? इसका जवाब छिपा है उस ब्लूप्रिंट में जो देश को एक साथ जोड़े रखता है, और वो है केंद्र और राज्यों के बीच का रिश्ता। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश आखिर एक बन के चलता कैसे है? ये वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे हमारे संविधान बनाने वालों को हल करना था। और इसका जवाब है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश को चलाने का एक शानदार आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट का सबसे अहम हिस्सा है पार्ट 11, जो केंद्र और राज्यों के रिश्तों की पूरी रूपरेखा तय करता है। तो चलिए, इस ब्लूप्रिंट की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, भारत के संघीय ढांचे से। तो ये संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक सिस्टम है जहां सारी ताकत सिर्फ एक जगह, मतलब दिल्ली में नहीं है, बल्कि ताकत को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो भारत जैसे देश को संभालने के लिए आप समझ सकते हैं कितनी जरूरी है। अब इस पार्टनरशिप में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है, कानून कौन बनाएगा? यहीं से शुरू होता है विधायी संबंधों का चैप्टर, जिसकी पूरी कहानी संविधान के आर्टिकल 245 से 255 में बताई गई है। इसकी नींव रखी गई है आर्टिकल 245 में। बात एकदम सीधी और साफ है। संसद यानी पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, और राज्यों की विधानसभाएं अपने अपने राज्य की सीमाओं के अंदर। सिंपल है ना? इलाके के हिसाब से शक्तियों का साफ साफ बंटवारा। लेकिन सिर्फ इलाका तय कर देने से तो काम नहीं चलता। असली सवाल तो ये था कि किस टॉपिक पर, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। और इसी के लिए आर्टिकल 246 में बहुत ही गजब का सिस्टम बनाया गया, जिसे हम शक्तियों का विभाजन या डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं। और ये सिस्टम है 3 सूचियों का। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, विदेश मामले जैसे वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि जैसे स्थानीय मुद्दे हैं जो पूरी तरह से राज्यों का डोमेन है। और फिर आती है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, ये 3 लिस्ट तो हो गई, लेकिन मन में एक सवाल आता है, उन विषयों का क्या होगा जो इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं लिखे हैं? कोई ऐसा विषय जो भविष्य में सामने आए? इसका जवाब है आर्टिकल 248 में, जिसे कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स यानी बची हुई शक्तियां। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मतलब कोई भी नया विषय, जैसे कल को साइबर सिक्योरिटी या स्पेस ट्रैवल से जुड़ा कोई कानून बनाना हो जो इन लिस्ट्स में नहीं है, उस पर कानून बनाने की ताकत सीधे संसद के पास होगी। और यहीं पर हमारा संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल और दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना दे? जी हाँ, हो सकता है। आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा को लगता है कि देश के हित में ऐसा करना जरूरी है, तो वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये एक बहुत ही खास प्रावधान है। तो ठीक है, कानून बनाने की पूरी व्यवस्था हमने समझ ली, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज पर होते हैं ना, है ना? असली काम तो उन्हें जमीन पर लागू करवाने का है। और यहीं पर आते हैं हमारे दूसरे पिलर, प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। इनकी चर्चा आर्टिकल 256 से 263 में की गई है। तो ये काम करता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले संसद ने कोई कानून बनाया तो वो पूरे देश पर लागू होगा। दूसरा स्टेप, आर्टिकल 256 कहता है कि राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्र के कानूनों का पालन करवाएं। और तीसरा, अगर जरूरत पड़े तो आर्टिकल 257 के तहत केंद्र राज्यों को जरूरी निर्देश भी दे सकता है ताकि देश के काम में कोई रुकावट ना आए, जैसे कि रेलवे की सुरक्षा का मामला हो। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ आदेश देने और पालन करने का नहीं है। हमारा संविधान ये भी जानता है कि जहाँ इतनी सारी सरकारें एक साथ काम करेंगी, वहाँ कभी-कभी मतभेद भी होंगे। इसीलिए विवादों को सुलझाने और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस ब्लूप्रिंट में तालमेल बिठाने के लिए 2 बहुत ही शानदार टूल दिए गए हैं। पहला है आर्टिकल 262, जो संसद को ये अधिकार देता है
कि वो राज्यों के बीच नदी जल जैसे संवेदनशील विवादों को सुलझाने के लिए एक सिस्टम बना सके। और दूसरा है आर्टिकल 263, जिसके तहत राष्ट्रपति एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, जिसका काम ही है राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो हमने कानून बनाने की शक्तियों को देखा और उन्हें लागू करने के तरीकों को भी समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरा बैलेंस, ये पूरा संतुलन इतना जरूरी क्यों है। ये जो टेबल है, ये हमारी पूरी बातचीत का एक बढ़िया सा निचोड़ है। एक तरफ है विधायी संबंध, जो बताते हैं कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, और दूसरी तरफ है प्रशासनिक संबंध, जो ये पक्का करते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर उन कानूनों को लागू करें। ये दोनों मिलकर ही भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो इन सारे नियमों, सारे आर्टिकल्स के पीछे का आइडिया क्या है? इसका निचोड़ एक शब्द में है, सहकारी संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब बहुत सीधा है, केंद्र और राज्य एक टीम की तरह मिलकर काम करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, ताकि सब साथ मिलकर एक मजबूत देश बना सके। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस बदलते हुए समय में संविधान का बनाया ये संतुलन कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर सोचेगा जरूर।